Hello, Beta. In the previous lecture, we have discussed about force and torque measurement. Now we are going to start the new chapter, that is strain gauges. हाँ, strain gauges. Okay. So what is a strain gauges? A strain gauge is actually what? A strain gauges is the strain transducer that is derived for measuring dimension on the surface of a structural member under test. Actually, what will happen? Strain gauge is an transducer that will give you the value of change in resistance due to the change in length. Okay, strain gauges are an important tool that is used to measure strain in tunnels, buildings, concrete, masonry, dams, bridges. ओके, जब भी हमें बेटा किसी भी चीज पे स्ट्रेन मेजर करना हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डैम हो गए हमारे, ठीक है, हमारे ब्रिजेस हो गए, ठीक है, उस पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, कितना स्ट्रेस ये बियर कर सकता है हमारा जो डैम है, ब्रिज है, तो उसके लिए जो एक ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रेन गेज. बेसिकली दीज स्ट्रेन गेजेस आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑन विच द स्ट्रेस इज टू बी डिटरमाइंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ब्रिज में पता करना है कि मेरा ब्रिज में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेन गेजेस क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मुझे ब्रिज की, जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा उसी टाइम उसको उस कंक्रीट डैम मतलब ब्रिज में या डैम में जो भी कुछ है उस पर फिक्स कर दिया जाता है ना. और उसके साथ फिर स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है हमेशा कनेक्टेड रहती है. आपने एक बार कनेक्ट कर दिया वो कनेक्ट रहेगी, लेकिन रीडिंग आपको सिर्फ वो एक बार ही देगी जब आपका स्टार्टिंग में डैम कंस्ट्रक्ट होगा या ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा. ठीक है, तो स्ट्रेन गेजेस का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन इन वेरियस structures like buildings, concrete dams, bridges, etc. Okay. अब आपको पता है कि जो the resistance of the strain gauge varies with applied force. Okay, and it convert parameters such as force, pressure, tension, weight, etc. in a change in resistance. आपको ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ठीक है, तो जो स्ट्रेन गेज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है. दिस इज द principle of any strain gauge, that whenever an external force is applied to an object, मान लीजिए मुझे ब्रिज का लेना है तो ब्रिज पे का कुछ वेट होगा, ठीक है, इट टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज देयर बाय अल्टरनेटिंग इट्स रेजिस्टेंस. तो स्ट्रेन गेज का जो वायर होता है वो इस तरह से फिक्स किया जाता है ब्रिज में कि अगर ब्रिज में थोड़ा सा भी फोर्स डेवलप हो रही है तो वो फोर्स स्ट्रेन गेज की वायर को क्या करेगी, या तो कंप्रेस करेगी या टेंस्ड करेगी, है ना. टेंशन और कंप्रेशन से क्या होगा, उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा और स्ट्रेन जो डेवलप होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, डायरेक्टली कैलिब्रेट कर ली जाएगी कि आपकी वैल्यू क्या आई, स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस डेवलप किया जाता है, जो मतलब स्ट्रेन डेवलप किया जाएगा वो वर्क कैसे करता है ना, तो वी जनरली नो दैट द स्ट्रेन गेज wire or any electric wire whose resistance is directly proportional to L. हमें ये पता है कि resistance of the wire जो है वो किस पे डिपेंड करता है, its length and cross sectional area, है ना. आप अगर ये देखो, मैंने अभी जो आपको शेयर करके रखा हुआ है ना, वो है बेटा आपका R इज इक्वल्स टू रो, ये वाला, ये R इक्वल्स टू रो L बाई ए. ठीक है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए. तो कोई भी रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब मैंने ये जो ऊपर डायग्राम दिखाया है ये वाला, उसमें अगर आप देखो, अगर मैं टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ तो टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा क्या है, लेंथ इंक्रीज हो रही है और डायमीटर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है,
इसके जस्ट रिवर्स अगर मैं कर दूं, कंप्रेसिव फोर्स लगा दूं, तो मेरा लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? पॉइजन्स रेशो का, ये वाला पॉइजन्स रेशो। lateral strain divided by longitudinal strain, and it is given by minus delta d by d is equals to delta L by L. It means माइनस क्यों लगाया है डी के आगे? क्योंकि आपने अगर टेंशन फोर्स लगाई है तो आपका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रही है ना? ठीक है बेटा, तो इसलिए माइनस लगा हुआ है। अब आप देखिए, अब मुझे एक फैक्टर निकालना पड़ता है जो स्ट्रेन गेज में कॉमन होता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज गेज फैक्टर। जो भी हमारा ये पूरा चैप्टर डील करेगा वो स्ट्रेन गेज फैक्टर से ही डील करेगा। ठीक है, स्ट्रेन गेज फैक्टर। अब स्ट्रेन गेज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्राइव स्ट्रेन गेज फैक्टर फॉर द स्ट्रेन गेज। ठीक है, अब क्या है बेटा, आपको स्ट्रेन पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला पता है, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वायर का कैसे चेंज होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, है ना? रो एल बाई होता है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, वी टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। जब लॉग लेंगे तो बेटा क्या होगा, लॉग आर इक्वल्स टू लॉग रो प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए। ये होगा, ये होगा बेटा, नहीं होगा? होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, अब जो आपने ये लॉग लिया इसका, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इसको इसको डेरिवेट कर दिया। यू हैव डेरिवेट दिस इक्वेशन, इसको आपने डेरिवेट कर दिया तो ये आ जाएगा डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल रो ओवर रो प्लस डेल एल ओवर एल माइनस डेल ए ओवर ए। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें आपका ये सब तो सिंगल सिंगल आ रहा है, लेकिन ये एरिया का टर्म है ना? और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट एरिया लेके देखें तो ए इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर होता है। सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, सी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग होता है। जैसे सर्किल का मैं बात करूँ तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करें तो सिंपल सी जो है वो 1 हो जाएगा, है ना? तो हमने सी कांस्टेंट ले लिया है। अब इसको क्या किया हमने, इसको भी लॉग ले लिया, तो इसको लॉग ले लिया एरिया वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए इक्वल्स टू लॉग सी प्लस 2 लॉग डी हो जाएगा। इसको हमने पहले लॉग किया और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए इक्वल्स टू, अब लॉग सी जो है वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस 2 डी बाई डी। ये यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 तक? इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर है बेटा? अब देखो, अब हमारा यहाँ पे निकला है डी ए बाई ए इक्वल्स टू 2 डी बाई डी। अब हमने ये क्यों किया, बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Yes, पॉइजन। sir. ये मुझे पॉइजन रेशियो के टर्म में लानी है ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, डी ए बाई ए को मैं डी के टर्म में ले आया, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पे डी आ रहा है ना? अब देखो, आपने डी ए बाई ए की जगह ये रख दिया 2 डी डी ओ डेल डी बाई डी यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल रो ओवर रो प्लस डी एल ओवर एल माइनस 2 डी बाई डी। इक्वेशन आ जाएगी आपकी फर्स्ट और सेकंड को मिला के। आपने क्या किया, डी ए बाई ए की जगह 2 डी बाई डी रख दिया। इक्वेशन नंबर 3 तक क्लियर है बेटा? इक्वेशन नंबर 3 तक क्लियर है सबको? यस अब देखिए, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको, इस पूरी इक्वेशन को यू हैव टू डिवाइडेड बाय डी एल बाई एल, डी एल बाई एल। ठीक है, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, डी एल बाई एल से। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को हमने किसे डिवाइड कर दिया, डी एल बाई एल से, तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली डी आर बाई आर डिवाइड बाई डी एल बाई एल इज इक्वल्स टू डेल रो ओवर रो डिवाइड बाई डेल एल ओवर एल प्लस 1 माइनस 2 डी डेल डी ओवर डी डिवाइड बाई डेल एल ओवर एल, ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू बताओ क्या है?
बताइए क्या है ये? बोलो बेटा। पॉइजन रेशियो। यस, इट इज पॉइजन रेशियो, है ना। तो फिर आप यहाँ पे पॉइजन की रेशियो की जगह, मतलब पॉइजन रेशियो हमारा किससे इंडिकेट किया जाता है? म्यू से, ठीक है। तो आपने यहाँ म्यू रख दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो आप देखो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ये वाली इक्वेशन, डेल रो ओवर रो डिवाइड बाय डेल एल ओवर एल इज इक्वल्स टू डेल रो ओवर रो डिवाइड बाय डेल एल ओवर एल प्लस 1 प्लस 2 म्यू। आपने ऊपर माइनस 2 डी बाई डी ओवर डी एल बाई एल की जगह रख दिया म्यू, ठीक है। तो अब ये है क्या? वेयर डी आर बाई आर डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेन गेज फैक्टर। इसको कहते हैं बेटा स्ट्रेन गेज फैक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेन गेज फैक्टर। आपका एक इसमें टर्म आ रहा है डी रो बाय रो डिवाइडेड बाय डी एल बाय एल, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू रेजिस्टिव इफेक्ट। आपका मटेरियल जो होता है, इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें जो मेटल होता है उसकी कुछ अपनी रेजिस्टिविटी भी होती है ना। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस रेजिस्टिविटी चेंज की कॉरस्पॉन्डिंग आपका लेंथ में कैसा चेंज आया, तो वो इसको इंडिकेट करता है ना। और वन जो है वो है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू लेंथ चेंज, है ना। रेजिस्टेंस चेंज इनटू लेंथ चेंज, तो उसका क्या मतलब यार बेटा? रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू लेंथ चेंज, मतलब जितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ उतना ही लेंथ चेंज हुआ, तो वो 1 हो गया आपका, है ना। वो कांस्टेंट वैल्यू है एक आपकी 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 म्यू, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया। अगर एरिया जितना चेंज होगा उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो वो 2 म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। तो फाइनली आपको स्ट्रेन गेज फैक्टर को जो इंडिकेट करते हैं वो एफ से करते हैं, एफ। तो यू विल प्लेस एफ इन प्लेस ऑफ डी आर ओवर आर डिवाइड बाई डी एल ओवर एल, है ना। तो F इक्वल्स टू, फाइनल इक्वेशन क्या है आपकी? ये वाली, F इक्वल्स टू डेल रो ओवर रो डिवाइड बाय डेल एल ओवर एल प्लस 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल विल रिमेन सेम विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू। रेजिस्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो आपका किसी भी मेटल का लेंथ के साथ वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो इट विल बी 0। डेल रो ओवर रो डिवाइड बाय डेल एल ओवर ऑल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, आई विल नेग्लेक्ट, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी मेटल्स की चेंज ही नहीं होती है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। तो फाइनली आपका स्ट्रेन गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है। F इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है। आपके स्ट्रेन गेज फैक्टर का फाइनल फॉर्मूला ये होगा। अब उसके बाद आप ये देखिए बेटा, ये वैल्यू आ गई आपकी स्ट्रेन गेज फैक्टर की इक्वेशन की। अगर आपसे ये पूछा जाए ड्राइव वैल्यू ऑफ स्ट्रेन गेज फैक्टर, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन गेज फैक्टर। अब फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं, मतलब मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं उनका जो पॉइजन रेशियो होता है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 0.03, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस 0.03 को यहाँ रख दिया, है ना। और फाइनली आपने स्ट्रेन गेज फैक्टर की वैल्यू निकाली, F इक्वल्स टू 1.6। अब ये जो 1.6 निकाला, ये आपके मोस्टली मेटल्स का जो स्ट्रेन गेज फैक्टर होता है इट इज नियरली अबाउट 1.6, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज हैविंग स्ट्रेन गेज फैक्टर इक्वल्स टू 1.6, है ना। अब स्ट्रेन गेज फैक्टर को हम बेसिकली डिफाइन क्या कर सकते हैं, क्या है स्ट्रेन गेज फैक्टर, ठीक है। स्ट्रेन गेज फैक्टर इज द सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज फैक्टर इज व्हाट? इट इज द सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट, यानी कि आपको मैंने सेंसिटिविटी बताया था, सेंसिटिविटी बताया था मैंने कि आपका आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, है ना। तो आपका अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो आपका क्या है, डी आर बाई आर डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल, यानी कि आपका चेंज इन रेजिस्टेंस की कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। दिस इज द फैक्टर विच डिफाइंस इट। आपकी ये सेंसिटिविटी ये डिफाइन करता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेन गेज फैक्टर, ठीक है। तो आपसे ये कई नाम से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सेंस, हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज कैलकुलेट, तब भी यही फॉर्मूला ड्राइव होगा। आपसे पूछा जाएगा ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन गेज फैक्टर, तब भी यही फॉर्मूला ड्राइव होना है, ठीक है। प्रूव दैट फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल स्ट्रेन गेज फैक्टर इज 1.6, तब भी ये फॉर्मूला ड्राइव करके फिर आप 0.3 यूज करके करोगे, है ना। तो आपका क्या है, स्ट्रेन गेज फैक्टर इज द सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द स्ट्रेन गेज,
है ना, और ये आपको बताता है कि आपका चेंज इन लेंथ के रेस्पेक्टिव में, यानी कि स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग विद द रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ. इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? मतलब सर ये किसका चेंज बता रहा है? ये बेटा आपको फाइनली हमारा क्या है, फाइनल हमारा ये है कि जो भी वो है, जो भी हमारा लेंथ में चेंज होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेजिस्टेंस चेंज कितना मिलेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज की बात हो रही है. स्ट्रेन गेज, तो स्ट्रेन गेज इलेक्ट्रिक वायर से बना हुआ होता है, ठीक है. जो थोड़ा सा भी अगर लेंथ चेंज होता है, थोड़ी सी भी अगर उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, लेंथ चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है. और लेकिन ये जो रेजिस्टेंस चेंज होता है ना, जैसे अभी हमने बताया था कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट कर लेते हैं आप लोग, तो इस रेजिस्टेंस गेज से हम क्या करते हैं, आपका स्ट्रेन गेज से रेजिस्टेंस में चेंज तो रेजिस्टेंस में आ जाता है, जब लेंथ चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हम ये निकाल लेते हैं कि स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ है हमारा. गौरव, यस सर, यस सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब इसके बाद हमारा जो है वो है बेटा, अब देखिए हमारा जो स्ट्रेन गेज है ना, वो स्ट्रेन गेज वैसे जो आपकी ज्यादातर यूज की जाती है ना, वो किससे यूज की जाती है, हमारे जितनी भी जियो टेक्निकल, यानी कि आपके जितने भी ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, आपकी घर की जो बीम है वहां भी स्ट्रेन गेज यूज की जा सकती है. अगर मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपका जो कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाएगा कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग 2 दिन में गिर जाएगी नीचे, ठीक है. तो ये आपके मैकेनिकल में भी यूज होती है एज वेल एज ये सिविल में भी यूज होती है स्ट्रेन गेज, ठीक है. अब स्ट्रेन गेज आपकी जो है, स्ट्रेन गेज की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्ट्रेन गेज, ठीक है. स्ट्रेन गेज आप ले रहे हो, स्ट्रेन गेज की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. स्ट्रेन गेज की बेटा, और ये जो रेजिस्टेंस चेंज की बात हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर की बात हो रही है, तो ये बताओ डेल्टा आर आपको डायरेक्टली मिल जाता है, डेल्टा आर आपको डायरेक्टली मिल जाता होगा, यहाँ डेल्टा आर आ रहा है ना आपका, आपका कोई भी चेंज इन लेंथ हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा आर चाहिए, क्योंकि आर तो ऑलरेडी डिफाइन होगा स्ट्रेन गेज के वायर का, बेसिकली तो आपको डेल्टा आर से मतलब है ना. तो जो डेल्टा आर आ रहा है उसको कैसे मेजर करते हैं, कोई ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सुना है आपने जिससे आप डेल्टा आर मेजर कर लेते हो, बताइए, ऐसा फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा है? अरे कुछ तो बोलो बेटा, फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ पढ़ा है जहां आपने डेल्टा आर मेजर कर लेता हो, ऐसा कोई इक्विपमेंट पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल में पढ़ा हो या किसी में पढ़ा हो? हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है? हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है, व्हीट स्टोन ब्रिज? अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई, Yes, आवाज sir. आ रही है ना? ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, बोलो, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है? आपको अगर ध्यान हो फर्स्ट ईयर में आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा. सर उसमें हाँ हाँ अनुराग बोलो बोलो बेटा. जो ऑल 4 करंट होते हैं सर, वो मतलब एक दूसरे के. हाँ, उसमें R1 R2 R3 R4 होते हैं ना. यस सर, यस सर. और बीच वाला हाँ. जो होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है. हाँ, बीच वाला वो नेग्लेक्ट हो जाता है, तो आप वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने के लिए. तो जब भी स्ट्रेन गेज यूज की जाएगी, ठीक है, तब वो जब जब आप स्ट्रेन गेज यूज करोगे, जब जब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करना है उसके साथ, ठीक है. जब भी आपको स्ट्रेन गेज यूज करनी होगी उसके साथ साथ आप व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज ही निकाल के देगा,
क्योंकि आप पर एक इक्वेशन होती है R1 by R2 equals to R3 by R4 व्हीटस्टोन ब्रिज की। यस सर। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्ट्रेन गेज, है ना। किसी स्ट्रेन गेज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज क्या होती है ना। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड नेग्लिजिबल मास। ठीक है, एक तो बहुत छोटी होनी चाहिए कि आप उसे छोटी सी जगह में आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज नेग्लिजिबल मास की होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका खुद का मास होगा तो वो खुद ही स्ट्रेन हो जाएगी, आपको वो क्या डेल्टा आर निकाल के देगी, है ना। अगर उसका मास इतना ज्यादा होगा तो वो खुद ही अपने वेट से डिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें डेल्टा एल प्रोड्यूस हो जाएगा। डेल्टा एल प्रोड्यूस होगा तो डेल्टा आर चेंज हो जाएगा, तो वो उसका नेग्लिजिबल मास होना चाहिए। दूसरा है बेटा सिंपल एंड इजी अटैचमेंट टू द स्पेसिमेन अंडर टेस्ट। आपका क्या है, स्ट्रेन गेज ऐसी होनी चाहिए कि आप इसे इजीली जहां आपको फिट करना है वहां इजीली फिट हो जाए, है ना। जिस भी स्पेसिमेन पे, जिस भी ब्रिज में, जिस भी डैम में आपको ये फिक्स करनी है इजीली फिक्स हो जाए। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। स्ट्रेन गेज आपकी दो टाइप की होती है कि एक तो आपकी एक बार आपने डैम में फिक्स कर दी या ब्रिज में फिक्स कर दी तो आप उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, मतलब टूट के ही निकलेगी वो, है ना। और एक कुछ ऐसी होती है कि जो आप अलग से फिक्स करके और बाद में उन्हें रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर है बेटा हाई सेंसिटिविटी इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर्ड स्ट्रेन। इसमें लिखा हुआ है हाई सेंसिटिविटी इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर्ड स्ट्रेन। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर टेंशन में है ना। फोर्स जो है या तो टेंसाइल फोर्स लगी हुई है या कंप्रेसिव फोर्स लगी हुई है, तो हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसकी कि अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा है तो आपका आउटपुट भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जल्दी से चेंज होकर मिल जाए, है ना। फोर्थ वन है आपका insensitive to ambient conditions such as temperature, humidity, vibration। ऐसा नहीं है बेटा, फोर्थ जो है आपका एम्बियंट कंडीशन से रिलेटेड है। मान लीजिए अगर आपका स्ट्रेन गेज है वो ऐसा है कि मतलब ऐसे मटेरियल ले लिया आपने, मतलब आपको एक तरह से ये मटेरियल के बारे में भी बता रहा हूँ, आपको वो ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है कि उस पर टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट कम हो। मान लीजिए आपका वो वाइब्रेशन से इफेक्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेन हो जाएगा। टेम्परेचर को अगर किसी वायर को अगर आप हीटअप करोगे, है ना, तो ऑलरेडी स्ट्रेन हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। जबकि आपको रेजिस्टेंस में चेंज किसकी वजह से लाना है, फोर्स अप्लाइड की वजह से, जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसकी वजह से। तो आपका स्ट्रेन गेज किस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, that it does not get affected with the temperature, humidity or vibration। is that clear? Is that clear beta? Yes, sir. अब मटेरियल सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन गेज, मटेरियल कैसा लिया जाता है जब स्ट्रेन गेज की हम बात करते हैं, तो उसके लिए मटेरियल कैसा लिया जाता है। तो फर्स्ट मटेरियल इट शुड हैव कांस्टेंट स्ट्रेन गेज फैक्टर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेन एंड टेम्परेचर। जो स्ट्रेन गेज फैक्टर मैंने बोला ना, dr/r डिवाइडेड बाई dl/l, है ना, एक सेंसिटिविटी बोली मैंने। आपका सेंसिटिविटी कैसे है, dr/r तो आपका आउटपुट है और dl/l आपका इनपुट है, यानी कि चेंज इन लेंथ हो रही है, उसके corresponding आपको जो रेशियो रेजिस्टेंस स्ट्रेन मिल रहा है वो इतना मिल रहा है ना। तो वो एक फिक्स कांस्टेंट है, वो ऐसा नहीं है कि वो वेरिएबल है, वो एक कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो आपका स्ट्रेन गेज फैक्टर ही चेंज हो जा रहा है ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट वो आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है कि जो स्ट्रेन गेज फैक्टर जिसका कांस्टेंट बना रहता हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसका स्ट्रेन गेज फैक्टर ही वेरी कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट भी होता है तो उसकी सेंसिटिविटी ऐसा नहीं है कि आप अभी सेंसिटिविटी कुछ है थोड़ी देर बाद सेंसिटिविटी कुछ और हो जाएगी, है ना। सेंसिटिविटी क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इफ 2 Newton of force is applied on a spring balance, then it will give deflected by 2 mm। तो उसका मतलब बेटा कि आप जब 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 2 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, 1 mm पर न्यूटन। आप 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो 1 mm का डिफ्लेक्शन है। तो एक तरह से ये फिक्स हो गई ये वैल्यू, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि आप 2 न्यूटन कर लो, 3 न्यूटन कर लो, जैसे इसका डबल होता चला जाएगा।
मतलब उसी फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होता चला जाएगा, है ना। तो आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपका कांस्टेंट स्ट्रेन गेज फैक्टर बना रहे। दूसरा है आपका रेजिस्टेंस चेंज आउटपुट मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन। ऐसा नहीं है कि आपका लेंथ इंक्रीज हुई, वो सॉरी स्ट्रेन जो डेवलप हुआ वो 1 इंटू 10⁻⁻6 का हुआ, है ना, और आपका जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो 1 ओम का हुआ। तो यहाँ लीनियरिटी नहीं रही, लीनियर फंक्शन होना चाहिए क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जो भी आपका रेजिस्टेंस चेंज हो वो लीनियर फंक्शन हो मैकेनिकल स्ट्रेन का। जितना आपका स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेजिस्टेंस चेंज मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड है बेटा आपका लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी। लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी मतलब है कि आपका जो स्ट्रेन गेज वायर है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो टेम्परेचर से कम इफेक्ट हो, यानी कि सेंसिटिव हो, टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत कम हो। क्योंकि अगर आपका कोई भी स्ट्रेन गेज वायर अगर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सेंसिटिव हो गया तो वो फोर्स को का स्ट्रेन तो मेजर करेगा नहीं, वो आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट और स्ट्रेन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड वर्केबिलिटी एंड शोल्डर एबिलिटी। आपको क्या है बेटा, अब यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रेन गेज वायर एक इलेक्ट्रिक वायर है ना, तो उस पर आराम से आप काम कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली वर्क कर सकते हैं और इजीली सोल्डर हो सके। वो सोल्डरिंग प्रोसेस सुना है ना, सोल्डरिंग, तो आप सोल्डरिंग उस वायर से इजीली कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो सोल्डरिंग ही नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि सोल्डरिंग स्ट्रेन गेज वायर के लिए मस्ट है, तो उसे स्टिक करना है किसी चीज पे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल हिस्टेरिसिस। फ्रिक्शन की वजह से जो भी आपका एरर प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए आपके उसमें, क्योंकि आपको क्या है, आपका सिर्फ ये वायर है ना, इस पे कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लग, मैकेनिकल फोर्स तो लगनी है, आपका सीधे अटैच हो जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे कहीं मूव करना है, ठीक है। आपको कहीं स्ट्रेन वायर को मूव करा के ले जाना है, क्योंकि आपने एक बार ब्रिज में फिक्स कर दिया तो कर दिया, वो कहीं मूव होके और कहीं नहीं जाएगा। आपने डैम में फिक्स कर दिया तो कर दिया, बिल्डिंग में फिक्स कर दिया तो हो जाएगा फिक्स वो, ठीक है। तो दीज आर द मटेरियल सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेन गेज। इस टाइप के मटेरियल सेलेक्ट करने चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। अब आपकी स्ट्रेन गेज बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है बॉन्डेड स्ट्रेन गेज और एक होती है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, ठीक है। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज और अनबॉन्डेड, एज द नेम इंडिकेट, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड। बॉन्डेड और अनबॉन्डेड का मतलब बताओगे मुझे, कोई दोनों में अंतर क्या है? मतलब मैं सिंपल मीनिंग पूछ रहा हूँ बॉन्डेड और अनबॉन्डेड का। बताइए बेटा। चलो मैं भी चुप हो जा रहा हूँ, आप चुप हो तो मैं भी चुप हूँ। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. हाँ ठीक है, जब आप बोलोगे ना तभी बोलूंगा मैं, जब मुझे आप सबकी आवाज आ जाएगी तभी बोलूंगा मैं। ये चिंता मत करो, सिलेबस बस सैटरडे तक कंप्लीट कराना है मुझे। सर ठीक है, तो बॉन्डेड का मतलब होता है बेटा जो किसी चीज से स्ट्रेन गेज फिक्स की गई हो। अनबॉन्डेड का मतलब है कि जो फिक्स नहीं है, आप उसे कभी भी रिमूव कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रेन गेज दो टर्म में डिवाइड होती है, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, एक अनबॉन्डेड। वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एप्लीकेशन कैसी रखनी है, ठीक है। तो बॉन्डेड स्ट्रेन गेज क्या होती है? तो बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज are used for both stress analysis and for construction of transducer. A resistance wire strain gauge consists of a grade fine resistance wire about 0.025 mm in diameter or less. अब ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका स्ट्रेन गेज का वो इस तरीके से होता है बेटा, है ना। मान लीजिए आपका स्ट्रेन गेज इस तरह से लगाना है आपको डैम पे कि वो आपको यूज नहीं करना, वो एक बार फिक्स कर दिया। मान लीजिए सीमेंट होते हुए तो देखा होगा ना आप लोगों ने घर में, पहले ब्रिक होती है, ब्रिक के ऊपर सीमेंट किया जाता है ना। तो स्ट्रेन गेज कैसे फिक्स की जाती है? मान लीजिए किसी बीम पे लगानी है, तो बीम पे जहां आपका बीम पड़ा होगा, है ना, बीम के ऊपर आप उसे फिक्स कर देंगे, फिर ऊपर से उस पर सीमेंट से फिक्स कर दिया जाएगा। लास्ट में बस दो टर्मिनल्स निकाल दिए जाते हैं इस तरह से, लास्ट में दो टर्मिनल्स निकाल दिए जाते हैं जो कि व्हीट स्टोन बेस से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और जब वेट आपको
ये काम हो जाता है आपका, स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं इससे व्हीट स्टोन ब्रिज को हटा दिया जाता है और ये वाला पार्ट भी सीमेंटेड कर दिया जाता है और आपकी जो स्ट्रेन गेज है वो अंदर ही स्ट्रक्चर के रह जाती है, छोड़ दी जाती है, वो आप उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट Yes, sir. क्लियर? अनबॉन्डेड में क्या होता है, अनबॉन्डेड वायर गेज में आप उसको जब स्ट्रेन गेज आपको लगाना है तो स्ट्रेन गेज आप लगा सकते हैं और अगर नहीं लगाना है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। दिस स्ट्रेन गेज कंसिस्ट ऑफ अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन insulating medium such as air. The wire may be made of various copper, nickel or nickel iron alloy. They are about 0.003 mm in diameter and have a gauge factor of 2 to 4 and sustain a force of 2 मेगा न्यूटन। ठीक है, 2 मेगा न्यूटन तक की ये फोर्स बियर कर सकती है। ये किस तरह से फिक्स होती है, मान लीजिए आपके पास 4 क्लिप है, ठीक है, तो आपका ये कैसे फिक्स होगी, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फिक्स कर दिया है। मतलब वायर होता है ये सिंपल एक, आप यहाँ ये किसी कंपोनेंट पे जिसका ये मेजर करना है आपको स्ट्रेन, आप इस पे वो लगा दोगे, जब स्ट्रेन आपका मेजरमेंट हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ये एंड हो गया, एक एंड हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर ये मेजरमेंट होने के बाद आपने क्या किया, ये पिन निकाल ली यहाँ से और आपने स्ट्रेन गेज वायर को बाइंड करके अलग से रख दिया। तो ये हो गई आपकी अनबॉन्डेड, यानी कि आपने फिक्स नहीं की, सिर्फ कंपोनेंट से कनेक्ट की विद द हेल्प ऑफ पिन्स, और जब आपको रिक्वायरमेंट हुई उन पिन को निकाल के आपने स्ट्रेन गेज को अलग कर दिया। यानी कि बॉन्डेड और अनबॉन्डेड में क्या डिफरेंस है, बॉन्डेड में तो आपकी स्ट्रेन गेज बिल्कुल मतलब मेजरमेंट के बाद बेकार हो जाती है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अनबॉन्डेड क्या है, आप जब उसे यूज करना चाहें तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर, नीड के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसी स्ट्रेन गेज यूज करनी है। ठीक है, किस मेटेलिक स्ट्रक्चर, आपको किस स्ट्रक्चर पे वो यूज करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। लाइक दिस वन, ये वाली जो मैंने अभी बताया आपको, इस तरह से ये 4 पिन है, 4 पिन पे आपकी स्ट्रेन गेज वायर कनेक्ट कर दिया आपने, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये व्हीट स्टोन वेज यहाँ से मतलब ये आपने स्ट्रेन गेज लगा लीजिए, यहाँ पे लगा ली, और इसको फिर रिमूव कर देंगे और फिर आप इसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बेटा व्हीट स्टोन वेज आपने सुना होगा 2 टाइप का होता है, एक नल और एक डिफ्लेक्शन मोड। सुना है या नहीं व्हीट स्टोन वेज के बारे में, सुना है या नहीं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक? सर याद नहीं है, सुना तो है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में याद है, पर नल और डिफ्लेक्शन हाँ याद आ गया सर। ओके, वो जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता हाँ है, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन टाइप हो जाता है। यस सर, यस सर। उसका पोजीशन जो होना चाहिए वो अगर 0 पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, जिसकी वजह से बीच में करंट पास नहीं करेगा। अब देखो 2 कंडीशन है, ठीक है, आप एक कंडीशन 1 है और एक कंडीशन 2 है, ठीक है, ये जो डायग्राम शो किया हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज का, एक कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 2, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन गेज लगी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रेन गेज है आपकी R1 जो है, सिर्फ R1 जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज से के एक रेजिस्टेंस से रिमूव की गई है, यानी कि आपने ये तो बाकी जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के आर्म्स हैं, ये आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस आर्म रिमूव करके व्हीट स्टोन ब्रिज की रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज लगा दी है ना। R1 इज अ रेजिस्टेंस गेज, R2 इज द वेरिएबल रेजिस्टर, वो वेरिएबल है, ठीक है। R3 एंड R4 आर द नॉर्मल आर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब 2 कंडीशन है आपके पास, पहली कंडीशन है आपकी विद नो स्ट्रेनिंग, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लग रही है ना, तो उस टाइम क्या होगा, when there is no force the resistance are so arranged that the potential at B, जो ये वाला B है, ये वाला B है ना, is equal to the potential difference at D, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो G है, ये गैल्वेनोमीटर,
ये जीरो रीडिंग शो करेगा, वो जीरो रीडिंग शो करेगा, है ना। जीरो रीडिंग कब शो करेगा? इस कंडीशन में R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो स्ट्रेनिंग, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सब चीज नॉर्मल है। R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट Yes, sir. क्लियर? अब जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? R4 इज द स्ट्रेन गेज, ये वाला जो है, सॉरी R1 इज द स्ट्रेन गेज, है ना, ये वाला, एंड R2 इज द वेरिएबल रेजिस्टर, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन स्ट्रेन गेज R1 ऑफ चेंजेस बाय एन अमाउंट dr1। मान लीजिए कोई स्ट्रेन गेज पे आपने स्ट्रेन लगाया, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ना। लेट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इज dr1। R1 से अब उसमें चेंज आया है dr1, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा R1 प्लस dr1। डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि उसमें कुछ टाइम गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस चेंज हुआ है स्ट्रेन गेज का, ठीक है। अब क्या है? द dr2 existed by an amount dr2 make a stone bridge। अब बेटा इसका मतलब तो देखो आप, ये आपका चेंज हुआ है ना, ये और ये तो फिक्स रहेंगे क्योंकि तो ये तो फिक्स रेजिस्टेंस है। अब जो भी वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा वो इसमें करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज को करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 है उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? वेरिएबल रेजिस्टर को इस तरह से चेंज करोगे वो dr2 आपका dr1 के बराबर आ जाए, और जैसे ही ये कंडीशन आएगी, है ना, तो आपका जी ये जीरो शो करेगा, ठीक है। अब उस केस में आप इक्वेशन क्या लगाओगे? ये जो dr1/dr2 लिखा है ना, इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये होगा बेटा। अब आपका dr1 भी हुआ था, dr2 भी हुआ था, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी जो व्हीट स्टोन ब्रिज की बनेगी? वो ये बनेगी, R प्लस dr1 डिवाइड बाय R2 प्लस dr2 इक्वल्स टू R3/R4। जो आपकी सिंपल इक्वेशन थी वो आपने मॉडिफाई कर दी, ठीक है। अब आपने क्या किया? R1 प्लस dr1 को एक तरफ रहने दिया और R2 प्लस dr2 को दूसरी तरफ ले गए, है ना। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप देखो R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये क्या है? ये वाली जो वैल्यू है, सॉरी क्या है बेटा बताओ? ये R1 के बराबर होगी ना, R1 होगा ना, जो पिछला इक्वेशन देखी थी बैलेंसिंग कंडीशन में, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, है ना। तो अब R1 से R1 कट आउट हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो dr1 क्या हो जाएगा हमारा? dr1 इक्वल्स टू dr2 R3/R4, है ना। अब आपने क्या माना? आपके ये माना कि आपने जो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में जो इनिशियल लिए थे R1 R2 R3 R4, वो किसके बराबर थे? R के बराबर, वो सारे बराबर थे, है ना। तो आपका इक्वेशन क्या होगी? आपकी इक्वेशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग? dr1 डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू dr2। मैंने जो अभी आपको बोला था कि आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करने के लिए ये कंडीशन लानी पड़ेगी, तो ये कंडीशन मैंने प्रूव करी है कि आपको बैलेंसिंग कंडीशन लाने के लिए dr1 इक्वल्स टू dr2 करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रेनिंग, जब आपने उस पर फोर्स लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब मैंने आपको देखो स्ट्रेन गेज फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, तो देखो ये वाला फॉर्मूला स्ट्रेन गेज फैक्टर का ही है, ध्यान से देखो, dr/r डिवाइड बाय dl/l इज इक्वल्स टू f, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dr/r इज इक्वल्स टू f इनटू स्ट्रेन, dl/l स्ट्रेन ही होगा, है ना। तो आप इस इक्वेशन को देखो, dr क्या हो जाएगा? dr इज इक्वल्स टू f इनटू स्ट्रेन इनटू r ऑफ, r मतलब रेजिस्टेंस, आपका जो स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस थी। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो?
देखो ये dr1 इज इक्वल्स टू f एप्सिलॉन r, dr2 इक्वल्स टू f एप्सिलॉन r। इससे आपको क्या पता चला कि R2 जो है, इससे ये पता चला बेटा R2 जो है वो आपका जो dr1 में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ उतना ही स्ट्रेन आपके लिए R2 के लिए डेवलप हुआ जो आपने रेजिस्टेंस चेंज किया। इज दैट क्लियर बेटा? आपने रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज में dr1 प्रोड्यूस हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए आपने dr2 डाला, तो dr2 कितना डाला आपने, जो कि dr1 में जितना स्ट्रेन हुआ था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपने dr2 की वैल्यू चेंज करी। तो इसका मतलब है आपका r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बेटा dr2 है, ये जो r2 लिखा है ना ये dr2 है। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कल से मैं शुरू करूंगा क्वार्टर बेस। ठीक है, ठीक है। और आपको मैंने इसकी ऑलरेडी पीडीएफ फाइल भेज दी है, आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।